हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। और आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या है? कृषि और मुख्य फसलें। और इस टॉपिक पर है ये है हमारी प्रैक्टिस क्लास, एमसीक्यूज क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काली क्रांति किससे संबंधित है? जल्दी से क्या करना है, अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से। ऑप्शन ए कृषि उत्पादन, ऑप्शन बी अंडा उत्पादन, ऑप्शन सी मछली उत्पादन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर देखो। काली क्रांति किससे संबंधित है? जल्दी से बताओ। कृषि उत्पादन से, या फिर अंडे उत्पादन, या फिर मछली उत्पादन, या फिर में से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। देखो, जो एक कृषि उत्पादन है यह हरित क्रांति से संबंधित है। हरित हरित क्रांति से संबंधित है कृषि उत्पादन। अंडा अंडा उत्पादन है रजत क्रांति से संबंधित है। रजत रजत क्रांति से संबंधित है अंडा उत्पादन। मछली उत्पादन है नीली क्रांति से संबंधित है। लेकिन पूछा क्या है? काली क्रांति से संबंधित है। कौन सा है? इनमें से कोई भी नहीं, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए ये काली क्रांति है ये किससे संबंधित है। ये संबंधित है पेट्रोलियम के उत्पादन से। पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। कुछ क्रांतियों के नाम लिख देता हूं, आपके एग्जाम में जरूर आएगा एक क्वेश्चन। तो यहां से देखो, काली क्रांति से संबंधित पेट्रोलियम उत्पादन, हरित क्रांति कृषि उत्पादन से, रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से, नीली क्रांति मछली के उत्पादन से, और देखो भूरी क्रांति ये किससे संबंधित है? चमड़ा और कोको। चमड़ा और कोको से संबंधित है भूरी क्रांति। अवरकों से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है अवरक, ये किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति से। ग्रे क्रांति से, ठीक है। और जो ये मांस है या टमाटर का उत्पादन हो गया, मांस या टमाटर का उत्पादन, ये संबंधित है कौन सी क्रांति से? लाल क्रांति से। लाल क्रांति से। आलू का उत्पादन गोल क्रांति से। आलू का उत्पादन ये संबंधित है गोल क्रांति से, ठीक है। और श्वेत श्वेत क्रांति संबंध है दूध के उत्पादन से। दूध उत्पादन से संबंधित क्या है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। और क्या बच गया हमारा? कपास। कपास का जो उत्पादन है ये किससे संबंधित है? कपास का उत्पादन कौन सी क्रांति से संबंधित है? रजत फाइबर। रजत फाइबर क्रांति से संबंधित है। देखो, रजत क्रांति से संबंधित है अंडे का उत्पादन, लेकिन कपास का उत्पादन है रजत फाइबर क्रांति से। तो ये सारे एक बार जरूर देख लेना। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? ऑप्शन ए आदिम निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी गहन निर्वाह कृषि, ऑप्शन सी व्यापक निर्वाह कृषि, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से, इन चार ऑप्शन में से भूमि पर जो उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार की खेती की जाती है? तो वहां पर खेती की जाती है कौन सी? गहन निर्वाह कृषि, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। देखो, अब आप ये गहन निर्वाह कृषि होती है ना, ये क्या है? ये किसान जो सरल साधनों और अधिक श्रम का उपयोग करके ये भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है। जो एक गहन निर्वाह कृषि है ये भूमि के
छोटे टुकड़े पर की जाती है, छोटे टुकड़े पर की जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक ये और पॉइंट याद रखो यहाँ पर, व्यापक निर्वाह कृषि का। ये तो है गहन निर्वाह कृषि, जहां पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन जो ये व्यापक निर्वाह कृषि है ना, ये कम आबादी वाले क्षेत्र में खेती की जाती है। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कम जनसंख्या, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है कौन सी कृषि? व्यापक निर्वाह कृषि। लेकिन अगर हमसे पूछा है ज्यादा जनसंख्या वाले में, तो गहन निर्वाह कृषि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए कि मिश्रित खेती, सामूहिक खेती, ट्रक खेती, या फिर इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, तो इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका राइट आंसर दो। जहां पर किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, तो ऐसी खेती कौन सी होती है? ट्रक खेती, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी, ट्रक खेती। देखो, जो ये मिश्रित खेती होती है ना, इसमें क्या होता है? मिश्रित खेती ये एक प्रकार की खेती है जिसमें फसल उगाना और पशुधन बढ़ाना, ये दोनों शामिल होते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है मिश्रित खेती। इसमें क्या करते हैं? फसल भी उगाते हैं और पशुधन को भी बढ़ाते हैं। फसल उगाते हैं और उसके साथ में क्या करते हैं? पशुधन, यानी पशु भी पालते हैं, पशुधन बढ़ाते हैं। ऐसे भी कह सकते हो पशु पालते हैं। ये दोनों काम एक साथ करते हैं, इसलिए इसी को कहते हैं मिश्रित खेती। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये एमएस की फुल फॉर्म है, ये इसको हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? यानी इन चारों में से कौन सा है जो एमएसपी की सिफारिश करता है और धान और गेहूं के लिए मूल्य भी जारी करता है? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। और कुछ टाइम पहले इस पर तो बहुत बढ़िया पंगा छड़ा हुआ था ना, ये करंट इश्यू था, आई थिंक पिछले साल, एमएसपी का। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इनमें से कौन सा आयोग है जो एमएसपी की सिफारिश करता है और धान और गेहूं के मूल्य भी जारी करता है? तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है नाबार्ड, ऑप्शन बी है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन सी है नीति आयोग, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गेहूं और धान, जो गेहूं है और धान है, इनके मूल्य भी जारी करता है, तो कौन सा आयोग? कृषि लागत और मूल्य आयोग, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो, जो ये नाबार्ड है, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, एक नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड का अर्थ होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इंग्लिश में इसको कहें तो नेशनल, लिख देता हूं यहां पर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कृषि, राष्ट्रीय कृषि, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और ग्रामीण विकास बैंक। इंग्लिश में कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास।
ये है नाबार्ड, ठीक है। और ये है नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति की होगी फुल फॉर्म। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। और इसको योजना आयोग भी कहते हैं, नीति आयोग को क्या कहते हैं, योजना आयोग। और इसका जो अध्यक्ष होता है ना, वो होता है प्रधानमंत्री। तो आज के टाइम में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी। तो ये हैं नीति आयोग या फिर योजना आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। और कृषि लागत है, और जो ये मूल्य आयोग है, ये जारी करता है धान और मूल्य, जो गेहूं है इनके मूल्य जारी करता है। तो ये सारी चीजें। और इसका गठन कब हुआ था, जो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग है, इसका गठन हुआ था 1965 में। ये तारीख भी याद रख लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है। ये ऑप्शन ए नदी नदी प्रबंधन मिशन, ऑप्शन बी भूमिगत जल बढ़ाने का मिशन, ऑप्शन सी डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मिशन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से एक बार इसका राइट आंसर दीजिए। ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड ये डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन बना था, ऑपरेशन फ्लड है जिसका नाम, यानी ऑप्शन सी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है, उसे किस रूप से जानते हैं हम। देखो, एक ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए, बेचने के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है, तो कौन सी खेती होती है वो, बागवानी खेती, झूम खेती, या फिर निर्वाह खेती, या फिर इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से एक बार इसका राइट आंसर दे दीजिए। बागवानी खेती, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, डेफिनेशन होगी आपकी बागवानी खेती की, एक ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए, बेचने के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है, तो उस खेती को कहते हैं बागवानी खेती, ठीक है। निर्वाह खेती कौन सी है, जो निर्वाह करने के लिए, यानी अपना गुजारा चलाने के लिए जो खेती करते हैं ना, वो होती है निर्वाह। और झूम खेती क्या होती है, झूम खेती होती है ना, ये एक, इसमें क्या होता है, जो वन है इसमें क्या होता है, पौधों को काट कर उसको जलाना, फिर वहां पर कृषि की जाती है, वो होती है झूम। काट और दहा, काट एवं दहा कृषि किस कृषि का एक मुख्य प्रकार है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। काट काट एवं दहा, ये कृषि, जो काट एवं जो दाह कृषि है, ये कृषि का एक प्रकार है। तो कौन सी कृषि का एक प्रकार है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए बागवानी कृषि का, स्थानांतरण कृषि का, निर्वाह कृषि का, या फिर इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। देखो, जो ये काट और दाह कृषि है, ये स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है, एक टाइप है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कपास कपास उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है, जल्दी से बताओ। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बिल्कुल पूरी जो डिटेल बता दी थी इसकी। कपास का उत्पादन कौन सी क्रांति से है। ऑप्शन ए ग्रे क्रांति, ऑप्शन बी गुलाबी क्रांति, ऑप्शन सी स्वर्ण क्रांति, ऑप्शन डी रजत फाइबर क्रांति। तो जल्दी से भाई इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। जो कपास का उत्पादन है, उसका संबंध किस क्रांति से है। कपास का संबंध, तो जल्दी से बताओ, कपास का संबंध किस क्रांति से है, रजत फाइबर क्रांति से, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ये भी देख लो एक बार। ग्रे क्रांति, इसका संबंध है अवरकों से, ठीक है। गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज से, प्याज या फिर झींगा, इनसे संबंध है गुलाबी क्रांति का। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है,
बागवानी और शहद से, बागवानी और शहद से संबंध है श्रवण क्रांति का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत में मुख्य रोपण फसलें, जल्दी से बताओ, भारत में इनमें से कौन सी है जो मुख्य रोपण फसल है? जल्दी से बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। भारत में मुख्य रोपण की फसल कौन सी है? चाय, कॉफी, रबड़ या फिर ये सभी? जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखो, जो भारत में मुख्य रोपण की फसलें ना, चाय चाय भी आती है, कॉफी भी इसी लिस्ट में आती है और रबड़ भी, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न का जो सही मिलान करना है, यानी चाय कौन से राज्य में होती है, गेहूं कौन से में, रबड़ कौन से में और गन्ना कौन से में? तो जल्दी से एक बार बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, चाय चाय होती है असम राज्य में, चाय का जो उत्पादन होता है असम राज्य में। गेहूं गेहूं का उत्पादन होता है ज्यादातर कहां पर? हरियाणा में। रबड़ का केरल में, और गन्ने का यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? जल्दी से बताओ, फलीदार फसल इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए दाल, ऑप्शन बी जवार, ऑप्शन सी तिल, ऑप्शन डी मोटा अनाज। जल्दी से बताओ, फलीदार फलीदार फसल कौन सी है इनमें से? दालें, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दालें ये फलीदार फसल में है। ठीक है, फलीदार फसल के अंतर्गत आती हैं दालें, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखो, चावल के उत्पादन में चीन आता है टॉप पर, यानी पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है? हमारा देश भारत आता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? देखो, वहां पर क्या था? फलीदार फसल। यहां पर अभी हमने पढ़ा था फलीदार फसल, तो कौन सी थी? दाल। अब यहां पर पूछ लिया रेशेदार, रेशेदार फसल कौन सी है इनमें से? गेहूं, चावल, जूट या फिर कॉफी? तो जल्दी से बताइए एक बार सोच के आंसर इसका। जल्दी से बताइए इसका आंसर, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। जूट, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जूट। ये रेशेदार फसल है। इनमें से कौन सी है रेशेदार फसल? जूट, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और ये आ गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इस कृषि के टॉपिक का। चाय की खेती, जो चाय की खेती है वो निम्न में से किस प्रकार की कृषि का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है? ऑप्शन ए रोपण कृषि का, ऑप्शन बी कर्तन दहन कृषि का, ऑप्शन सी गहन निर्वाह कृषि का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से एक बार इसका राइट आंसर दे दीजिए। तो ये चाय की खेती है ना, चाय हमारे देश में असम राज्य में उगाई जाती है। ठीक है, और चाय की खेती के लिए जो चाय की खेती की जाती है किस प्रकार की कृषि का एग्जाम्पल है? ये है रोपण कृषि का एग्जाम्पल, रोपण कृषि का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी कृषि पर आधारित एमसीक्यू। ठीक है, चलो फिर कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास और न्यू सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।